हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबको लेकर आए हैं यूपी जी के स्पेशल पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले एक सेशन हो गया है, आप सब उसको जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। ये जो सेशन हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद आप सबको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सब केवल करंट अफेयर पढ़िएगा और बहुत डीप में यहाँ सब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आने वाला लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, है ना, बहुत सारे वैकेंसी के लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और जो आप सबका नोट्स होगा वो फुल कलरफुल होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम और 2-3 टॉपिक। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ये बहुत बार पूछा गया है, सरोजिनी नायडू जी। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी इम्पोर्टेंट है, और केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, आप कह सकते पूरे भारत की। ठीक है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मॉर्गन, जो थे स्वतंत्रता से पहले थे, और विधु भूषण मालिक स्वतंत्रता के बाद थे। दोनों आप सबको याद करना। ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, पहले तो बहुत लोग को याद है, यहाँ से देखिए, अभी हाल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राशि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मोहम्मद असगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, मोहम्मद असगर। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति, विधान परिषद यहाँ, वहाँ विधानसभा था, तो चंद्रभाल थे आज़ादी के बाद। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन माना जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुआ था। ठीक है, ये पूछा गया है स्थापना से संबंधित पेपर में। पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन है? बक्सी तालाब। एक कहाँ पे? बक्सी तालाब, लखनऊ में। एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है? बायोटेक पार्क। ये कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य आपातकाल कब लगा था? फरवरी 1968 से प्रारंभ हुआ था और फरवरी 1969 तक। ठीक है, यूपी के पहले सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव जी। और यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? मायावती जी। कितनी बार बने थे? 4। अच्छा, अभी तक महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो केवल 2 महिला मुख्यमंत्री बने, एक तो मायावती जी बनी थी और एक तो पहले जो मुख्यमंत्री बनी थी वो। आगे क्या है देखिए, अगला टॉपिक क्या है कि इतिहास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। ठीक है, हिस्टोरिकल दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल, ये भी पूछ सकता है, हरकोट बटलर थे। 1921 से 1950 का समय था, इम्पोर्टेंट है। और आगरा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये देखिए, बहुत कम लोग को याद होगा। ठीक है, तो सर सीटी मेटकॉफ आगरा के पहले राज्यपाल थे, क्योंकि आगरा, यही सब तो प्रांत सबसे पहले बने थे ना, संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? सर जेम्स जॉन डिग्गेस ला टोचे को बनाया गया था। मतलब आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यही थे। अवध का प्रथम नवाब कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपसे हाल ही में पूछा गया है, शहादत अली खान। ये थे अवध के पहले नवाब। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ये तो सबको याद होगा, 1888 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? बनारस अखबार, 1845 इसका समय था। ठीक है।
और बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश सारनाथ में। यहाँ से देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था जो जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो पूछा गया था बुद्ध का प्रथम उपदेश, शायद वहाँ कुशीनगर था ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं सब क्वेश्चन कठिन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस हिसाब से आयोग डीप में पूछ रहा ना, तो ऐसे देखिए डीप में ही नोट्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तो आप सबको हो सकता है एक आध दो जानकारी ना पता हो, तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को ना अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे क्या है देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय भी आप पढ़े हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। और उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? रुड़की में सिविल इंजीनियर 1847 में बना था। अब कौन हो गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं BHU, 1916 में। ठीक है, आगे क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला, ये तो हो गया, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज। पहले क्या था? थॉमसन कॉलेज। ये कहाँ पर है? आगरा में, 1854 में बना था। तो सरोजिनी नायडू कॉलेज कब बना था? 1854 में। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। आगे क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GV पंत कृषि विद्यालय। ठीक है, लेकिन ये अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अभी कहाँ हो गया? उत्तराखंड में। ठीक है, भारत में पहली उर्दू अकादमी कब बना गया था? कहाँ बना था? लखनऊ में। ठीक है, और भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ? चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में, जो किसके नाम पर है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? बनारस में, है ना, रेजिडेंस डेक्कन के नाम से 1791 में। ठीक है, ये जो कुछ क्वेश्चन है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला था जब उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया, तो पहले ये था। ठीक है, जो कि अब कहाँ है? उत्तराखंड के पास है। आगे के आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए श्रेणी लिखा है, यहाँ उसका नाम। उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो कहाँ बनी थी? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग तो कौन है? NH 34, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास, जो हरियाणा राज्य में लोहारू के पास जुड़ता है। ठीक है, आगे के उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन कब बना था? 1859 में। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन कब चली थी? प्रयागराज से किसके बीच चली थी? कानपुर में, 1959 में। सॉरी ये था 1859, ये भी है 1859। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर है? बक्सी का तालाब में, कहाँ? लखनऊ में। एशिया का पहला DNA बैंक, ये भी कहाँ? लखनऊ में, बायोटेक पार्क में। भारत का पहला वाईफाई स्मारक, ये आगरा का ताजमहल, कब से? 2015। इसको यूनेस्को में भी शामिल किया था ना 1983 में। 3 हेरिटेज है, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, आगरा का किला भी 1983 में। एक फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया? 1986 में। 3 ही हेरिटेज में है। यूपी का पहला फिल्मी सेंटर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। नेक्स्ट टॉपिक क्या? पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन है? ऊपरी गंगा नहर, तो कब बना था? 2005 में। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ? लखीमपुर खीरी में, और भी एक ही मात्र है ही नेशनल पार्क अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहला वन्य जीव अभ्यारण्य
कौन है? चंद्रप्रभा, एक कहाँ? चंदौली जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ? दुधवा टाइगर रिजर्व, है ना। और उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर का नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर रखा गया, ये कहाँ? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्या है? पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला और ताजमहल, अभी आप सबको बताए थे ना, कब शामिल किया गया था? 1983 में। और एक कौन है? फतेहपुर सीकरी वाला, कब वो शामिल हुआ था? 1986 में। पुरस्कारों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, ठीक है। तो श्रेणिक वर्ष तरीके देखेंगे। उत्तर प्रदेश से पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को। कब इनको मिला था? 1955 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न, तो महिला को किसको मिला था? इंदिरा गांधी जी को मिला था 1971 में भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न पाने वाली पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री भी कौन थी? इंदिरा गांधी जी। उत्तर प्रदेश से पहला पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया था? पद्मश्री अखिल चंद्र मित्रा को 1954 में। उत्तर प्रदेश से पहली महिला पद्मश्री किसको मिला? मोना चंद्रवती गुप्ता को 1965 में। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला? अमरनाथ झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त को और एस एन नारायण को। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पद्म भूषण किसको मिला? रामेश्वरी नेहरू को 1955 में। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म विभूषण किसको मिला? विजय लक्ष्मी पंडित को 1962 में मिला, ठीक है। और देख लेते विविध में, ठीक है। पहली महिला वकील कौन थी? कर्नेलिया सोराबजी, उत्तर प्रदेश की बात हो रहा। भारत का पहला ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ कहाँ पर? मुरादाबाद में और गोरखपुर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में। ये भी आप सबसे केवल यही पूछा जाता है कि ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को। अगर लोकेशन पूछे तो बताएंगे मुरादाबाद और गोरखपुर में, ठीक है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं, इधर उधर की ज़्यादा बात नहीं है, जो भी लिखा है सब इम्पोर्टेंट लिखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको बोलते हैं यूनेस्को, विश्व भर में मानवता के लिए उत्कृष्ट माने जाने वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, उसकी सुरक्षा संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है। कौन? यूनेस्को। सन 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा भी तभी मिलता है जब इसका अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य हो और 10 चयन आधारित मानदंडों में कम से कम एक हो, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने? 42 यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल है स्थल। हो सकता है 42 से बढ़ गया हो, ठीक है। जिनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। 42 में से सांस्कृतिक कितने? 34 और 7 प्राकृतिक है और मिश्रित कितना? 1, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का एक मिश्रित स्थल है जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, याद कर लीजिए। यूपी स्पेशल नहीं है, फिर भी इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए आपको। 1983 में भारत के 4 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया। अर्थात कौन कौन से थे? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। मतलब
आगरा का ताजमहल, आगरा के किला के साथ साथ किसको शामिल किया गया था? अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, 2 तो किला और 2 गुफा। कब? 1983 में। फिर बात आती है सितंबर 2002 में। इस सूची में कोलकाता में शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसाला के पवित्र मंदिर समूह को भी शामिल किया गया था। 2003 की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल में। ठीक है, और जो इसको मिला था फतेहपुर सीकरी, उसको कब मिला था? 1986 में। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उससे संबंधित चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन आप सबको जरूर आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगरा का किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और आगरा का किला जिसे लाल किला, फोर्ट रूज या किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितना कितना नाम है। आगरा के किले क्या बोलते हैं? फोर्ट रूज या किला ए अकबरी, है ना, के नाम से भी जाना जाता है। आगरा में घूमने की लोकप्रिय जगहों में से एक है आगरा का किला। इसका निर्माण तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने 1555 में बादलगढ़ के अवशेषों पर करवाया था। कब करवाया था? 1555 में। कौन करवाया था? अकबर ने। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आप सब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तो आप सबको जल्दी याद होगा। अगला कौन सा है? ताजमहल। ठीक है, और ताजमहल इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, यह है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का नमूना है। ये याद होना चाहिए। ऐसे अभी हाल में एग्जाम हुआ जो 10-12 पेपर लिया आयोग, उसमें पूछा था जो चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ वाला ना, उसका शैली पूछ लिया था। तो अगर लखनऊ वाले पूछ सकता तो इसका भी पूछ सकता है। एक ही शैली में बना है, इंडो इस्लामिक। ठीक है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। इसका भी नाम आपके पेपर में पूछा गया है। आगे क्या है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, देखिए फतेहपुर सीकरी को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 1986 में। और फतेहपुर सीकरी उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? आगरा जिले में, है ना। और फतेहपुर सीकरी जिसे विजय का शहर कहा जाता है, मुगल सम्राट अकबर ने 1556 से 1605 अपनी राजधानी बनाया इसको, और 1571 और 1573 के बीच इसका निर्माण काम कराया। अच्छा, इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आप सबसे पूछा है हाल में। विजय का शहर आप जानते हैं, जो यहाँ का बुलंद दरवाज़ा है ना, कहाँ का? ये फतेहपुर सीकरी में सबसे ऊंचा दरवाज़ा भी माना जाता है। आगे क्या है? विजय का शहर यहाँ अकबर ने गुजरात अभियान जीता था, उसी के उपलक्ष्य में बनवाया था। उत्तर प्रदेश में संभावित विश्व धरोहर स्थल, तो जो संभावित है उसको बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी ये फिक्स नहीं है। तो प्राचीन बौद्ध स्थल और वाराणसी में सारनाथ, ये सब संभावित है। कल्पना किया जाए कि इसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी शामिल नहीं है। ये गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, वाराणसी। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। एक क्वेश्चन अभी जूनियर असिस्टेंट में आया था इससे संबंधित। और यह प्राचीन बौद्ध स्थल 1988 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है, जिसमें स्मारकों के 2 समूह शामिल है। तो अस्थायी सूची में शामिल है कब से? 1988 से। अगला देख लेते हैं,
कि ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिनिधित्व नदी तट, ठीक है। पवित्र शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर कौन है, तो आप बताएंगे वाराणसी। गंगा नदी के 6.5 किलोमीटर लंबे तटवर्ती घाटों को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया, तो इसको भी 2021 में जोड़ा गया था। हालांकि कुल मिलाकर 88 घाट हैं यहाँ पर। 80 घाट, दशमेश घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट वाराणसी में घूमने के लिए सबसे प्रमुख स्थान है, ठीक है। ये स्थल की बात किया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है। अगला बात करें कि प्रतिष्ठित ब्रोकेट साड़ी। बनारसी साड़ी को बुनाई विरासत वर्तमान में काफ़ी हद तक बरकरार है। बड़ी संख्या में बुनकर अभी भी अपने मूल घरों और सक्रिय करघों में हैं, ठीक है। डिजाइन और रूपांकन वास्तुकला से लिए गए हैं। बुनकरों में वाराणसी शहर की लगभग 25% आबादी, ठीक है, इसमें शामिल है, जो 300 से 1000 वर्ष के बीच शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो ये सब कुछ था, बहुत इसके बारे में था जानकारी, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। आगे का उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तो एक तरफ महत्वपूर्ण स्थान, एक तरफ दिया उसका लोकेशन। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ये है वाराणसी में। कहाँ? चौका घाट में। अब लोकेशन भी आप सबको याद होनी चाहिए। आगे क्या है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान एक कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान एक कहाँ पर है? लखनऊ में, कानपुर में। राष्ट्रीय चीनी संस्थान एक कहाँ है? कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान का भदोही में। और भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान का झांसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान एक कहाँ? ये भी लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्या है? डिजाइन और मानक संगठन अनुसंधान कहाँ पर? लखनऊ में। बीरबल सानी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान का, ये भी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ? लखनऊ में। इससे भी आता है, इसका सन पूछा था, ठीक है, पेपर में। और औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये भी कहाँ? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये भी है लखनऊ में। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, भी पूछा गया है कि भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। देखिए, अगला टॉपिक क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में पाषाण युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के स्थल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन स्थल की बात करें, और पूरा पाषाण काल मतलब पत्थर के उपकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वार्टाइज भी। तो पूरा पाषाण कालीन स्थल की हम बात करें तो बेलन घाटी है ना, छतरपलिया, महुगढ़ और परिधिया, ये सब कहाँ है? प्रयागराज में। बेलन घाटी पूछा जाता है बार बार, कहाँ? प्रयागराज में। उत्खनन की बात करें, इसके GR शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है। और बेलन घाटी के
लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से। और किससे निर्माण हुआ था मूर्ति का? अस्थि से। सोनभद्र में सिंगरौली घाटी और चंदौली में चकिया, बादा में निही और गोपीपुर स्थल शामिल है। किसमें? पूरा पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जो स्थल लोकेशन है ये आप सबको याद होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, मध्य पाषाण काल स्थल की बात करें, जो कि पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे पत्थर के उपकरण बनाना यहाँ शुरू हुआ था। ये कहाँ पर मध्य पाषाण कालीन स्थल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? प्रतापगढ़ जिला में। जैसे सराय नाहर है ना, यहाँ से क्या मिला? 15 मानव कंकाल मिले हैं। आपसे सही लोकेशन पूछा जाता है कि सराय नाहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो बताएंगे प्रतापगढ़। महदा भी यहीं पर है, दमदमा भी यहीं पर। और दमदमा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ एक मानव कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए, मतलब एक कब्र में 3 लोग को दफनाया गया। ठीक है, कितने लोग को दफनाया गया था? 3। एक और पूछा जाता है चौपानी मांडो, ये कहाँ? प्रयागराज में है। कौन सा स्थल? मध्य पाषाण कालीन। यहाँ से क्या है? झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले। कहाँ से? चौपानी मांडो से। अगला बात करें मिर्ज़ापुर से, देखिए मिर्ज़ापुर, यहाँ कौन सा स्थान है? मोरहाना पहाड़। यहाँ से क्या हुआ? रथों और घोड़ों के शैलचित्र मिले हैं। सोहागी घाट विश्व का पहला स्थल है जहाँ 1867 से 68 में शैलचित्र की खोज हुई थी। और इसकी खोज आर्कीबाल्ड करलाइल ने की थी। और बघाई खोर, ठीक है, और लेखैया और बैथा पुटपुरिया हवा, ये सब स्थल कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। लोकेशन याद होना चाहिए। चौपानी मांडो कहाँ? प्रयागराज में। ये तीनों कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ को क्या बोला जाता है? आंवला नगरी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंवले की खेती भी होती है। आगे बात करें नव पाषाण कालीन स्थल, एकांत संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव। तो लहुरा देव जो है ना, किस स्थल से संबंधित है? नव पाषाण का। यहाँ से क्या हुआ? लहुरा देव से धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पूछा जाता है। आगे बात करें पत्थर के औजार मध्य पाषाण काल की तुलना में छोटे और अधिक धारदार थे, है ना। भारत में सबसे पुराना पुरापाषाण स्थल जो काटने और जलाने वाली कृषि का साक्ष्य प्रदान करता है। पुरापाषाण काल की बात, नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। प्रयागराज जिले में कोलडीहवा भी स्थान पूछा जाता है कि कोलडीहवा कहाँ है? प्रयागराज में। यहाँ से क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों में धान के दाना, भूसी और पुगाल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर? मिट्टी के बर्तन में। विश्व में धान जो बोलते चावल का सबसे पहला साक्ष्य माना जाता है कोलडीहवा से प्राप्त हुआ है। और प्रयागराज में मगहरा जिला भी इसके लिए प्रसिद्ध है, नवपाषाण कालीन से संबंधित है। आगे क्या है? सिंधु घाटी स्थल ताम्रपाषाण काल, मतलब तांबा परस पाषाण युग से संबंधित है। यहाँ पर क्या होता था? तांबे के उपकरण भी पाए जाते हैं। भूरे रंग से रंगे हुए मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी स्थल से। तो उत्तर प्रदेश में की बात करें, सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ वाला क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर। ये तो बहुत बार पूछा गया कि आलमगीर कहाँ है। इसकी खोज 1959 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। IVC का सबसे पूर्वी स्थल है, देखिए सबसे पूर्वी स्थल यही है, कौन? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे हुलास और बड़ा गांव के नाम से भी जाना जाता है। और हुलास और बड़ा गांव है ना, एक कौन सा स्थल है? सिंधु घाटी स्थल है। मंडी और कैराना ये सहारनपुर जिला में है। ठीक है, ये लोकेशन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि सहारनपुर जिला में। सनौली कहाँ है? ये भी सिंधु घाटी स्थल है, बागपत जिले में।
और मानपुर एक कहाँ है, बुलंदशहर ज़िले में। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक युग, तो इसे लौह युग भी कहा जाता है। ठीक है, लोहे के औजार और कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या, चंदौली जिले में मल्हार। ठीक है, और अही क्षेत्र जो कि बरेली वाला क्षेत्र है, हस्तिनापुर मेरठ वाला क्षेत्र, अतरंजी खेड़ा एटा वाला क्षेत्र, मथुरा श्रावस्ती काम्पिल का फर्रुखाबाद से लौह युग के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से लौह युग से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये लोकेशन याद होनी चाहिए। चित्रित धूसर मृद भांड और उत्तरी काले पॉलिश मृद भांड भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, धूसर कलर वाला और काला कलर वाला पॉलिशदार यहाँ पर मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। आगे क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यता, अब इसके बारे में देखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। 1500 लेकर के 600 आर्यावर्त नामक क्षेत्र का हिस्सा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हिंदू धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की नींव है, की रचना इसी समय के दौरान की गई थी। ठीक है, वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय क्या, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की बात करें, इस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, और इस काल में वैदिक सभ्यता केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ही सीमित था, है ना, जो उत्तरी पार्ट है वहाँ तक ही सीमित था। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो वैदिक संस्कृत का विस्तार उत्तरी भारत से लेकर पूर्वी बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि तक इसका विस्तार था। कुरु और पांचाल जैसे बड़े राज्य मध्य देश, जो कि गंगा और सरस्वती का दोआब का क्षेत्र था, वहाँ पर था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कुरु साम्राज्य का क्षेत्र मेरठ से दिल्ली और थानेश्वर तक फैला हुआ था। राजधानी हस्तिनापुर। ठीक है, और इसको पहले क्या कहा जाता था, आसन दीवत। महाभारत की कहानी कुरु वंश से जुड़ी हुई है, और कुरु का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक था इसका विस्तार। आगे देख लेते हैं, आगे क्या, उत्तर प्रदेश में महाजनपद। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। महाजनपद, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे, 8, और जो टोटल कितने महाजनपद थे, 16, और 16 में से उत्तर प्रदेश में कितने पाए गए, 8। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए महाजनपदों के काल को दूसरे शहरीकरण काल के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप सब याद कर लीजिए। तो महाजनपद का जो काल था ना, उसको क्या बोला जाता है, दूसरा शहरीकरण, जो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में उभरा हुआ था। उत्तर प्रदेश में महाजनपदों के विस्तार में उपजाऊ भूमि, समृद्ध कृषि की मात्रा में लौह अयस्क, गंगा यमुना नदी की उपस्थिति के कारण पानी की उपलब्धता प्रमुख योगदान करता बनी, है ना। तो यहाँ पर इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान था। आगंतुर निकाय, महावास्तु जैसे बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैसे जैन ग्रंथ, ये आप सबसे कई बार पूछा जाता है। एक है बौद्ध पुस्तक है, ग्रंथ है आगंतुर निकाय, एक है जैन पुस्तक है भगवती सूत्र। इन दोनों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोनों धर्म के दोनों पुस्तक आपको आना चाहिए। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, चेदी, ये सब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तरफ देखिए दिया महाजनपद, एक तरफ दिया है उससे संबंधित बातें। तो पहले उत्तर प्रदेश की केवल बात करेंगे। कुरु,
इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। आधुनिक स्थान का मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ये सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप में चला गया। महाकाव्य महाभारत कुरु वंश के दो शाखाओं के बीच संघर्ष की व्याख्या करता है। ठीक, तो इसका मेन है राजधानी याद होना चाहिए, इसका जो क्षेत्र है किस क्षेत्र तक फैला है ये याद होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्या था? कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। आधुनिक स्थान अवध वाला क्षेत्र। ठीक है। कौशल कपिलवस्तु के शाक्यों का जनजाति गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल था। कपिलवस्तु में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन सा? प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध के समकालीन था। एक पूछा गया है कि प्रसेनजीती राजा किसके समकालीन था? बुद्ध के। अगला कौन सा है? पांचाल महाजनपद। तो इसकी राजधानी आई क्षेत्र थी, उत्तरी राजधानी, और काम्पिल दक्षिणी राजधानी। इसकी दो राजधानी थी, उत्तरी और दक्षिणी। आधुनिक स्थान की बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला एरिया। प्रसिद्ध शहर कन्नौज पांचाल साम्राज्य में स्थित था और बाद में शासन का स्वरूप राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित होगा। ये आप सबसे पूछा जाएगा कि किस महाजनपद का जो शासन का स्वरूप था राजतंत्र से किस में कन्वर्ट हो गया था? गणतंत्र में। अगला महाजनपद की बात करें सूरसेन। इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। आधुनिक स्थान मथुरा वाला क्षेत्र। मेगास्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था। अवंतीपुर क्या था? बुद्ध का शिष्य सूरसेन का प्रमुख शासक था। अवंतीपुर है ना। आगे क्या है? अगला महाजनपद क्या? वत्स। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। आधुनिक स्थान प्रयागराज वाला क्षेत्र। वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता। ध्यान दीजिए, वत्स को किस नाम से जाना जाता? वंश। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये महाजनपद शासन के राजतंत्रीय स्वरूप का पालन करता था। राजतंत्र यहाँ पर चलता था। ठीक, ये व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था। अगला महाजनपद कौन सा? मल्ल। इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। आधुनिक स्थान देवरिया, गोरखपुर, पड़रौना, कुशीनगर वाला क्षेत्र है। बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और भगवान महावीर ने पावा में निर्वाण प्राप्त किया। देखिए, दो लोग थे, दोनों लोग का स्थान दिया। तो बुद्ध जी ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में। और महावीर स्वामी जी ने पावा में। ठीक है। और मल्ल क्या था? एक गणतंत्र राज्य था, ध्यान देना। आगे बात करें काशी की बात। ठीक है। तो इसकी राजधानी वाराणसी। आधुनिक स्थान बनारस का आसपास का क्षेत्र। इस शहर का नाम मत्स्य पुराण में वर्णित वरुणा और 80 नदियों के नाम पर रखा गया, वाराणसी। और कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया था। और लास्ट कौन सा है? महाजनपद चेदी। इसकी राजधानी सोततवती। आधुनिक नाम क्या था? आधुनिक स्थान की बात करें बादा, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। इसका प्रमुख उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और राजा कौन था? शिशुपाल था। वासुदेव कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर के राजयूष यज्ञ के दौरान उसका वध कर दिया था। तो दोस्तों इतना आज यहीं तक सीमित करते। कल आप सब देखेंगे उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रमुख बातें। ठीक है। आप सबको वीडियो कैसा लगा? आप सब लाइक, कमेंट और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।